हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की जो कक्षाएं थी उनका जो एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। अब हम इवन सेमेस्टर की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे कि सेकेंड, फोर्थ, सिक्स और एट्थ सेमेस्टर की ओर। तो आज हम आप सबके बीच सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में ऑर्गेनिक फार्मिंग सब्जेक्ट है वो लेके आए हैं। आज हम उसके बारे में बताएंगे, या फिर आज हम जानेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। बेसिक जानकारी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आज आइए शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या क्या अवधारणाएं हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के पिता, या ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसका हिंदी में मतलब होता है जैविक कृषि या जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर जैविक खेती। तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग सर एल्बर्ट हवार्ड, या फिर फादर ऑफ, पितामह कहे जाते हैं, जैविक खेती के पितामह किसे कहा जाता है, तो ये अल्बर्ट हवार्ड जी को जैविक कृषि का पितामह कहा जाता है। अगर बात करें जैविक खेती की, तो जैविक खेती भारत में सबसे ज़्यादा की जाती है। और कहाँ पे, भारत का जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य में जैविक खेती, यहाँ की जो खेती होती है पूरी तरीके से जैविक खेती की जाती है। यहाँ पे केमिकल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सिक्किम इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन द वर्ल्ड। सिक्किम जो है पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे जैविक खेती की जाती है। वो 100% पूरी तरीके से जैविक खेती की जाती है। कहाँ पे, सिक्किम में। और सिक्किम ये भारत का एक राज्य है। टोटल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इन इंडिया, बात करेंगे टोटल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इंडिया, जैविक खेती से कितना प्रोडक्ट प्राप्त हुआ इंडिया में, या कितना उत्पाद प्राप्त हुआ है इंडिया में 2022-23 में, तो ये है 2.9 मिलियन टन। कितना, 2.9 मिलियन टन जैविक खेती के द्वारा उत्पाद प्राप्त हुआ है 2022-23 में। टोटल एरिया की बात करें कि जैविक कृषि के अंतर्गत, जैविक खेती के अंतर्गत कितने कितने क्षेत्रों पर, कितने बड़े क्षेत्रफल पर जैविक कृषि की गई थी। तो जैव भारत में 2022-23 में जैविक फार्मिंग जो है, जैविक खेती जो है, ये 10.17 मिलियन हेक्टेयर पे की गई थी। कितना, 10.17 मिलियन हेक्टेयर पे की गई थी। आगे, ऑस्ट्रेलिया इज द लीडिंग ऑर्गेनिक कंट्री इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया देश इस समय जैविक खेती पर या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग पर लगातार बढ़ावा दे रहा है। लगातार वहाँ पे जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है और जैविक कृषि की जा रही है। आगे देखें, फादर ऑफ बायोडायनेमिक फार्मिंग। बायोडायनेमिक फार्मिंग क्या होती है, तो हिंदी में इसे कहते हैं जैवगतिकीय कृषि। क्या होती है, जैवगतिकीय कृषि। जैवगतिकीय कृषि के पिता कौन थे, रुडोल्फ स्टीनर थे। कौन, रुडोल्फ स्टीनर। वर्ल्ड बायोडायनेमिक या फिर विश्व की जो जैवगतिकीय कृषि है, ये कृषि दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 8 जून को। वहीं आगे देखें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनिक डे, इंटरनेशनल ऑर्गेनिक डे कब मनाया जाता है, ये है 22 सितंबर को मनाया जाता है। आगे, पंचगव्य। ये पंचगव्य क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो पंचगव्य कंसिस्टिंग ऑफ द 5 प्रोडक्ट ऑफ काउ। ये पंचगव्य जो होता है, ये देसी गाय या गाय से प्राप्त उत्पाद से बनता है। कौन कौन से 5 उत्पाद से बनता है, कौन कौन से 5 उत्पाद हैं वो, मिल्क हो गया, यूरिन हो गया, डंक हो गया, घी हो गया और दही हो गया। इन सब प्राप्तों से, इन सब उत्पादों से बनाया जाता है क्या, पंचगव्य बनाया जाता है। आगे देखें हम, नेचुरल फार्मिंग। ये नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक कृषि, क्या है, नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक कृषि। इसकी शुरुआत, इसकी खोज किसने करी थी, तो इसकी खोज किए थे माना मसनोबु फुकोका। कौन से किए थे, मानसानो फुपोगा। ये नेचुरल फार्मिंग इज द केमिकल फ्री फार्मिंग। ये जो नेचुरल फार्मिंग होती है, ये केमिकल फ्री फार्मिंग है। किस तरह की फार्मिंग है नेचुरल फार्मिंग, केमिकल फ्री फार्मिंग है। ये नेचुरल फार्मिंग में केमिकल्स का या रसायन का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वॉल्टर जेम्स
लॉर्ड नॉर्थबोर्न ने किया था। किसने किया था? ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का सबसे पहला प्रयोग तो वाल्टर जेम्स लॉर्ड नॉर्थबोर्न ने किया था। इन्होंने 1940 में अपनी एक किताब लिखी थी जो काफ़ी फेमस बुक है। उस बुक का नाम था बुक ऑफ द लैंड। कौन सा, क्या नाम था? बुक ऑफ द लैंड। इन्होंने अपनी किताब बुक ऑफ लैंड में ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द की परिकल्पना दी थी, या ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द के बारे में ये बताए थे। आगे हम बात करें कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट की कि ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं IFOAM। ये IFOM इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। ये कहाँ पे है? जर्मनी में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1972 में की गई थी। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट ये जर्मनी में स्थित है और इसकी शुरुआत 1972 में की गई थी, इसकी स्थापना। आगे देखते हैं APEDA। क्या? APEDA एग्रीकल्चरल प्रोसीड ऑफ फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी 1985। कब इसकी शुरुआत की गई थी? 1985 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, भारत के दिल्ली में है स्थित है। भारत की राजधानी दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। आगे देखें तो NSOP नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। क्या है? नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। अगला है NPOP नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, NPOP। आगे देखें तो IOC इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन 2004। इसकी शुरुआत कब की गई? 2004 में शुरुआत की गई इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की। आगे देखें तो NCOF नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये कहाँ पे है? गाजियाबाद के यूपी में स्थित है। नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ये कहाँ पे स्थित है? ये यूपी के गाजियाबाद में स्थित है। आगे देखिए NPOF नेशनल प्रोजेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग 2004। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2004 में की गई थी इसकी शुरुआत। नेशनल प्रोजेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत 2004 में की गई थी। आगे देखें ISOFAR इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसकी स्थापना कब? 2003 में की गई। आगे NOFRI नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन सिक्किम। ये कहाँ पे स्थित है? सिक्किम, इंडिया में। ZBNF जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग डेवलप्ड बाय सुभाष पक्कर 1990। ये जीरो बजट फार्मिंग क्या होती है? इसकी शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत सुभाष पक्कर ने की 1940 में, और ये भारत के महाराष्ट्र से शुरू की गई जीरो बजट फार्मिंग। अब हम देखेंगे बायोडायनेमिक फार्मिंग या फिर जैवगतिकीय कृषि के बारे में देखेंगे। बायोडायनेमिक फार्मिंग सबसे पुरानी कार्बनिक प्रमाणित खेती प्रणाली है। इसकी स्थापना 1924 में रुडोल्फ स्टीनर ने की थी। रुडोल्फ स्टीनर ने इसके बारे में बताया था, जैवगतिकीय कृषि के बारे में बताया था। ये ऑर्गेनिक तरीके से की जाने वाली खेती की सबसे पुरानी पद्धति है। ये बायोडायनेमिक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड। ये जो बायोडायनेमिक शब्द है, ये बायोडायनेमिक वर्ड है जो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका बायोस का मतलब होता है लाइफ, और उसके बाद डायनोमस का मतलब होता है एनर्जी। क्या होता है? डायनोमस का मतलब एनर्जी होता है और बायोस का मतलब लाइफ होता है। बायोडायनेमिक फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह होती है। ये जो बायोडायनेमिक या जैवगतिकीय कृषि होती है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह ही होती है, लेकिन यहाँ पे जो ये होती है बायोडायनेमिक या जैवगतिकीय कृषि होती है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से अधिक या फिर अच्छा या उन्नतशील खेती होती है। इसमें उपज की गुणवत्ता और मिट्टी की जो मिट्टी का स्वास्थ्य, जो मृदा का स्वास्थ्य होता है या सॉयल हेल्थ होता है, ये इसमें बढ़ोतरी होती है। इसके उद्देश्य क्या होते हैं? क्या उद्देश्य है बायोडायनेमिक फार्मिंग या जैवगतिकीय कृषि करने के? तो इसमें क्या होता है? उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पाद प्राप्त होता है। क्या होता है? जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है बायोडायनेमिक कृषि से, उसमें क्या होता है? उत्पादन जो प्राप्त होता है ये गुणवत्ता युक्त होता है।
और इसमें जैविक क्रियाओं को प्रोत्साहन मिलता है। क्या होता है, खेती में जैविक क्रियाओं को प्रोत्साहन मिलता है, भूमि की उर्वरा शक्ति में निरंतर बढ़ोतरी होती रहती है, और ये पर्यावरण को प्रदूषण भी कम होता है इसके द्वारा पर्यावरण। अब आगे बात करेंगे पंचगव्य की। तो पंचगव्य का प्रयोग कृषि कार्यों में, जैसे कि अभी हमने पहले बात करी थी, पंचगव्य क्या हो किन किन प्रोडक्ट से बनाया जाता है। तो पंचगव्य जो होता है ये गाय से प्राप्त उत्पाद से बनाया जाता है। जो देसी गाय होती हैं उनसे प्राप्त उत्पादों से बनाया जाता है, जैसे गोबर हो गया, गोमूत्र हो गया, दूध, घी और दही, इन सब का मिश्रण होता है, उसी से बनाया जाता है। पंचगव्य का उपयोग कृषि कार्यों में उर्वरक और कीटनाशक के रूप में किया जाता है। क्या किया जाता है, पंचगव्य का प्रयोग जो है उर्वरक और कीटनाशक के रूप में किया जाता है। प्राचीन काल में पंचगव्य का उपयोग खेती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने व पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, प्राचीन काल में बहुत पुराने समय में पंचगव्य का प्रयोग खेती में किया जाता था। तो क्या इससे खेत की जो है उर्वरा शक्ति बढ़ती थी, और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता था। पौधों के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती थी उसको बढ़ाने के लिए किया जाता था। इसमें कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं और कितने मात्रा में ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है पंचगव्य बनाने के लिए। तो 5 किलो देसी गाय का ताज़ा गोबर, क्या 5 किलो देसी गाय का ताज़ा गोबर लेते हैं हम, 3 लीटर देसी गाय का ताज़ा गोमूत्र लेते हैं, 2 लीटर देसी गाय का कच्चा दूध लेते हैं, और 2 लीटर गाय का दही, और 500 ग्राम क्या लेते हैं, दही, यानी कि आधा किलोग्राम दही लेते हैं, और आधा किलोग्राम गुड़, और 12 पके हुए फल लेते हैं, जैसे कि केले या कोई भी फल, पके हुए फल लेते हैं, ताकि ये जो पंचगव्य है इन सब मटेरियल से, इन सब उत्पाद से मिलाकर बनाया जाता है। पंचगव्य के लाभ क्या होते हैं, या पंचगव्य के लाभ क्या क्या होते हैं, पंचगव्य का यूज़ क्यों किया जाता है और इससे क्या क्या लाभ होते हैं। तो भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार होती है, भूमि में जो है हवा व नमी को बनाए रखता है। पंचगव्य का मिश्रण अगर हम जमीन में अपनी मिट्टी में मिलाते हैं तो उससे क्या होता है, भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार होता है, और भूमि में हवा व नमी को भी बनाए रखता है। जो भूमि के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो मिट्टी में, उनकी भी संख्या में बढ़ोतरी होती रहती है। फसल में रोग व कीट का प्रभाव कम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, फसल में रोग व कीट का प्रभाव कम करना पड़ता है। सरल एवं सस्ती तकनीक पर आधारित है, यह जो है सरल एवं सस्ती तकनीक पर आधारित है। फसल उत्पाद एवं उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है। क्या होता है, जो फसल होती है उसके उत्पादन में, उसके गुणवत्ता में वृद्धि होती है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें तो प्रथम 5 जब कैसे बनाया जाता है, या कितने क्या प्रक्रियाएं होती हैं, किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। तो प्रथम 5 किलो, पहले सबसे क्या है, पहले दिन 5 किलो गोबर लेते हैं और 1.5 किलोग्राम गोमूत्र लेते हैं। क्या करते हैं, 5 किलोग्राम गोबर, 1.5 किलोग्राम गोमूत्र में 250 ग्राम देसी घी को अच्छी तरह से क्या करते हैं, मिलाकर किसी मटके या किसी प्लास्टिक की टंकी में डाल देते हैं, तथा अगले दिन इस सामग्री को लकड़ी की सहायता से मिक्स कर देते हैं। क्या करते हैं, पहले 5 किलो गोबर लेते हैं, 1.5 किलो गोमूत्र, और उसके बाद 250 ग्राम देसी घी, इसका क्या मिश्रण जो है अच्छी तरीके से मिला लेते हैं, किसी मटके या प्लास्टिक की बाल्टी में रख देते हैं। फिर उसके अगले दिन इसको जो है लकड़ी की सहायता से मिलाते हैं और इसका ढक्कन जो है बंद कर देते हैं। इस मिश्रण को 15 दिनों तक छाया में रखना चाहिए। कब तक, 15 दिनों तक इस मिश्रण को छाया में रखना चाहिए। प्रतिदिन सुबह व शाम अच्छी तरीके से लकड़ी की सहायता से मिक्स करते हैं। क्या करते हैं, सुबह शाम प्रतिदिन लकड़ी की सहायता से इसको मिक्स करते रहते हैं 15 दिनों तक, और इस प्रकार पंचगव्य 18 दिन के बाद प्रयोग के लिए तैयार हो जाता है। क्या होता है, जो इसकी प्रक्रिया होती है पंचगव्य बनाने की, ये लगभग 18 दिन में तैयार हो जाती है। इसके बाद पंचगव्य से खुशबू आने लगती है, तो समझ लेना चाहिए कि पंचगव्य जो है हमारा तैयार हो गया है। इसके विपरीत अगर जो मटके होते हैं, मटके से खटास भरी सुगंध आए तो मटके के अंदर लकड़ी की सहायता से उसको 1 सप्ताह तक और मिक्स करते रहना चाहिए। अब इस तैयार पंचगव्य को की सहायता से 250 ग्राम माड़ को, यानी जो पंचगव्य होता है 250 ग्राम
निकाल लेते हैं और इसे 10 लीटर पानी में, कितना 10 लीटर पानी में मिलाकर किसी भी फसल में, जो हमारी फसल है कोई भी फसल हो उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार जो है पंचगव्य को बना के 6 महीने तक प्रयोग में लाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? 6 महीने तक प्रयोग में लाया जा सकता है। अगर इसकी बाजार में कीमत की बात करें तो पंचगव्य की कीमत बाजार में लगभग 70 रुपये प्रति किलोग्राम होती है। नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती, ये क्या है? प्राकृतिक खेती जापान के किसान एवं दार्शनिक थे मानानुबो फुकुओका, इन्होंने स्थापित की थी या बताया था प्राकृतिक खेती के बारे में, या कृषि की एक पर्यावरणीय पद्धति है। फुकुओका ने इस पद्धति का विवरण अपनी जापानी भाषा में लिखी पुस्तक किसमें? शिनेजेम नोहू में किया था। ये जो प्राकृतिक खेती है, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी शिनेजेम नोहू, उसमें इन्होंने प्राकृतिक खेती के बारे में बताया था। इस पद्धति को जो है फुकुओका मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुकुओका मेथड या प्राकृतिक खेती भी कहते हैं। भारत में बात करें तो भारत में इसे ऋषि कृषि के नाम से भी जाना जाता है या कुदरती खेती के नाम से जाना जाता है। साधारण बोलचाल भाषा में इसे बिना जुताई वाली खेती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे बिना जुताई वाली खेती कहते हैं। ऋषि कृषि में खेती से अनाज लेने के बाद, इस प्रक्रिया में जो है खेती से जब एक फसल लेते हैं, फसल लेने के बाद जो फसल के अवशेष होते हैं उन्हें जो है जलाया नहीं जाता है, बल्कि उन्हें मल्चिंग कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? जो अवशेष होते हैं फसलों के, फसल की कटाई के बाद जो अवशेष बचते हैं उन्हें क्या करते हैं? मल्चिंग कर देते हैं। मल्चिंग कर यानी पॉलीथीन से ढक देते हैं या किसी चीज़ से ढक देते हैं, और उसके बाद खेत में सड़ कर जो है ये धीरे धीरे सड़ जाता है खेत में, तो ये सड़ कर पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं। और इस खेती से जो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, इस खेती से प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, इनकी क्वालिटी क्या होती है? इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, इनमें पोषक मान भी काफ़ी अधिक होता है। यहाँ तक कि ये जो प्रोडक्ट होते हैं कुदरती खेती के द्वारा जो खेती की जाती है, इनसे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं अनाजों के, इनमें कई खतरनाक बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी होती है। इस पद्धति में क्या है, कुछ भी ना करने की सलाह दी जाती है, जैसे कि ना कि जुताई, ना गोड़ाई, ना उर्वरकों का प्रयोग, ना कीटनाशकों का प्रयोग। ये सीधा प्राकृतिक खेती पे डिपेंडेंट होता है कि सीधा हम अब फसल को अपने ज़मीन में बो देते हैं, उसके बाद उससे जो उत्पाद प्राप्त होता है सीधा वही, उसमें किसी भी अन्य क्रिया का उपयोग नहीं किया जाता है। जीरो बजट फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग, इसमें है सीड ट्रीटमेंट, नो फर्टिलाइज़र, या फिर जो जीरो बजट फार्मिंग होती है इसमें ना तो सीड ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, ना फर्टिलाइज़र की, ना ही पेस्टिसाइड की आवश्यकता होती है, मल्चिंग की आवश्यकता नहीं होती, सॉयल मॉइस्चर। जीरो बजट फार्मिंग नेचुरल फार्मिंग का मुख्य रूप से महाराष्ट्र के एक किसान सुभाष पक्कर ने 1990 में विकसित किया। यह रसायन मुक्त कृषि का एक रूप है। क्या है? इसमें जो है बिल्कुल भी रसायन या केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह विधि कृषि की पारंपरिक भारतीय प्रथाओं पर आधारित है। क्या है? कृषि की पारंपरिक भारतीय प्रथाओं पर आधारित है। इस विधि में कृषि लागत जैसे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये जो जीरो बजट फार्मिंग होती है इसमें ना तो उर्वरक की आवश्यकता होती है, ना किसी रासायनिक दवाओं की आवश्यकता होती है। देसी प्रजाति, इसमें जो है गाय के गोबर एवं मल मूत्र का प्रयोग किया जाता है। इनका उपयोग जो है करने से मिट्टी में पोषक तत्वों की वृद्धि के साथ साथ मृदा उर्वरता में भी क्या होता है? सुधार होता है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के कंपोनेंट्स, क्या होता है? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के कंपोनेंट। जीरो बजट फार्मिंग नेचुरल में कुछ जो कंपोनेंट होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से हैं? तो पहला है जीवामृत। यह जीवामृत क्या होता है, कैसे बनाया जाता है? तो यह ताज़ा गाय के गोबर और पुराने गोमूत्र, ताज़ा गाय के गोबर और गोमूत्र से मिलाकर बनाया जाता है। इसमें गुड़, दाल और आटा, पानी का मिश्रण होता है। यह मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाने का कार्य करता है। क्या करता है जीवामृत? यह जो है मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाने का कार्य करता है, और जिसमें जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी गतिविधियों को उत्प्रेरित करने में मदद करता है। आगे देखें तो बीजामृत। बीजामृत का अर्थ होता है बीज, या जो है नीम की पत्तियां और गूदे और हरी मिर्च का मिश्रण है। क्या है? नीम की पत्तियां, गूदे, तंबाकू और हरी मिर्च का मिश्रण है, जो कीड़े और कीटनाशकों के प्रबंध के लिए तैयार किया जाता है, जिनका उपयोग जो हमारे बीज होते हैं, बीज का उपचार करने के लिए किया जाता है, ताकि जो बीज हैं हमारे पौधों के, जो हम खेती करने के लिए बीज का उपयोग कर रहे हैं, उसको इन बीजामृत के द्वारा प्रबंधित कर लेते हैं ताकि उनमें कोई रोग ना लगे।
मल्चिंग आच्छादन, यह खेती के दौरान मिट्टी की ऊपरी परत की रक्षा करती है और जुताई करके इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। इसमें क्या है, मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है उसमें उसकी रक्षा करती है, मिट्टी का जो सॉइल नमी होती है, मृदा नमी होती है, उसको भी बचाने में मदद होती है। विप्सा, यह वह स्थिति है जब मिट्टी में हवा के अणु और पानी के अणु दोनों मौजूद होते हैं। क्या होता है, विप्सा यह वह स्थिति है जब मिट्टी में हवा के अणु और पानी के अणु दोनों मौजूद होते हैं, जिससे सिंचाई की आवश्यकता कम करने में मदद मिलती है। जीरो बजट फार्मिंग नेचुरल फार्मिंग पॉलिसी को शुरू करने वाला भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। क्या, जीरो बजट फार्मिंग पॉलिसी, जीरो बजट फार्मिंग पॉलिसी, इसका जो शुरुआत किया है भारत के प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश में किया गया। आंध्र प्रदेश 2015 में इस पॉलिसी को अपनाया गया। कब, 2015 में इस पॉलिसी की शुरुआत करी गई। तो आज हमने बेसिक जानकारी ली नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग, बायोडायनेमिक और पंचगव्य और ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन सब चीज़ों के बारे में आज हमने बेसिक सी जानकारी ली। अगली क्लास में हम विस्तृत रूप से इन सब का अध्ययन करेंगे। जय हिंद।